नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो यह टॉपिक आपके एसएससी जीडी, यूपीपी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी और पैट आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यह क्लास आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ली गई है, जिसमें आपका टॉपिक है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की आर्टिकल 19 एक्ट जो 1935 उसके बारे में बताया गया है और विधायी संशोधन के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और आप क्लास देखते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी को एक रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। 1773 ईस्वी का एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। किस लिए पारित किया गया था? ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को रोकने के लिए क्या किया? एक 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। 1773 जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था सर्वप्रथम, उसके अंतर्गत क्या किया गया? पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश थे तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर तथा एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए। उच्चतम न्यायालय जो 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा एमपी इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन थे इसके? चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए। आगे देखते हैं। आर्टिकल 1786 की बात आज एक्ट है आपका। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। 1786 एक्ट में क्या होता है? विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। कॉर्नवालिस क्या कहता था कि जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने सख्त के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया था। किसका? सख्त के पृथक्करण सिद्धांत का अपनाया था। किसने? कॉर्नवालिस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में मुख्य बात क्या थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था। किसको छोड़कर? चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त इसके सभी क्या समाप्त कर दिए गए थे। आगे देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। आपके 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा भारत पर 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार किया गया। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चार्टर एक्ट 1833 में द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने थे। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, और क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो 1833 के आपका अधिनियम था उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये 1833 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ। 1833 अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। आगे देखते हैं। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन कर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। जो आपका 1858
भारत सरकार अधिनियम था उसमें क्या किया गया, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। आगे देखते हैं इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1800 इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसकी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 के भारतीय उच्चतम न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम के तहत 1862 में की गई। जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम था उसके तहत 1862 में की गई। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। कब? 1922 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर सिविल कौन सी 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की गई। आगे देखते हैं भारत में प्रांतों में देश शासन का प्रारंभ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1900 भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन कब आया? 1919। प्रारंभ में मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब? 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का एक गठन किया गया। आर्टिकल 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 में क्या किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी कब हुई? RBI एक्ट आया था तो 1935 में ही आया था। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करने का प्रारंभ किया। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करने का प्रारंभ किया। आगे देखते हैं वर्ष 1950 संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात, UPSC में काफ़ी बार पूछा गया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग जिसे FPSC के नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में देश शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। आगे देखते हैं भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जो भारत का संवैधानिक ढांचा है वो 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। आर्टिकल 1935 के बारे में अधिनियम जो था आपका 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में 1936 में क्या किया? भारत सरकार अधिनियम जो 1935 को क्या किया था? अस्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।